इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजी लिख करके आ रही है, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद सर्च बार में टाइप करेंगे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिख करके आ रहा है और आप देख सकते हैं इसके बाद काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो सभी इंडिकेटर में बगल में स्टार बना हुआ है, इसको आपको क्लिक कर लेना है क्योंकि फिर आपका ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फेवरेट में मेरा ऐड किया हुआ है। तो होता ये है कि कभी कभी आपसे गलती से चार्ट से डिलीट हो जाता है इंडिकेटर, फिर आप सर्च करते रहते हैं, तो इसलिए स्टार पे आप क्लिक कर देंगे तो ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा और आपको फिर सर्च नहीं करना पड़ेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद आप देख सकते हैं RSI 14 क्लोज लिख करके आ रही है और इसकी जो सेटिंग है यहाँ से चेंज करेंगे। लेंथ में 21 टाइप करेंगे, सोर्स इसका क्लोज रहेगा। लेंथ में पहले 14 था जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, अगर आप चाहें तो 14 की भी सेटिंग यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ इसके हिसाब से 21 मैं ले रहा हूँ। ठीक है। स्टाइल RSI का जो कलर है यहाँ पे ये पर्पल कलर शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ क्योंकि ब्लैक थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। ठीक है। इसके बाद इसका जो ओवर बॉट लेवल है वो 70 का है जो कि एक डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद ओवर सोल्ड लेवल 30 का है, ये भी डिफ़ॉल्ट है, इसमें वैसे ही रहने देना है, इसकी कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है। अपर बैंड आप देख सकते हैं, अपर बैंड का कलर पर्पल कलर ले लेते हैं। इसके बाद लोअर बैंड का कलर ले लेते हैं ब्लू। ठीक है। अपर बैंड ये वाली है जो कि ओवरबॉट कंडीशन में शो हो रहा है। इसके बाद लोअर बैंड ये वाली लाइन है जो कि 30 पे है। ठीक है, सेम चीज़ है, बस ये कलर के हिसाब से यहाँ पे शो हो रहा है और ये 70-30 लिखा हुआ है, इसको मैंने चेंज नहीं किया है। बैकग्राउंड जो है वही रहने देंगे। इनपुट में सिर्फ मैंने 21 लिया है, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 14 की डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है तो मैंने इसको 14 के जगह पे 21 लिया है। इसके बाद इसको ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक 50 की लाइन ले ली है जो कि बीच में रहेंगी, इस तरह से प्लस पे जाएंगे। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेते हैं Alt+H दबा के, और ये मैंने 50 पे इसको रख लिया है, करीब करीब 50 है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन मैंने 50 के आसपास रखा है। चलिए ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और इंडिकेटर लेना है जिसको ये समझने के लिए लेना है कि RSI अगर 50 के ऊपर है तो, क्योंकि RSI माना जाता है कि 50 के ऊपर जब जाती है तो मार्केट बुलिश होती है, इसलिए कैंडल में एक अलग से इंडिकेटर लेना होगा जिसमें ये समझने के लिए कि RSI 50 के ऊपर है या नीचे है। तो इसलिए इसको समझने के लिए एक और इंडिकेटर लेंगे। एफएक्स वाले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे EXPO, आप देख सकते हैं ये ऊपर में ही लिख करके आ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और सेम इसमें भी ऐसा ही करना है, आपको इसको फेवरेट में ऐड कर लेना है ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो, और बिल्कुल सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, फेवरेट में आप आएंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पे मेरा प्लॉट हो गया है, EMA 9 क्लोज लिख करके आ रही है जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद सेम एज सिंबल लिख करके आ रहा है, इसको ऐसे ही रहने देना है। रिसोल्यूशन को, लेंथ को कर लेना है 50। ठीक है, क्योंकि मुझे 50 कैंडल के एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने 50 लेंथ का मूविंग एवरेज यहाँ पे लिया है। ठीक है, सोर्स इसका क्लोज पे ही रहने देना है क्योंकि मैंने RSI को क्लोज पे रखा था,
इसलिए मूविंग एवरेज को भी मैं क्लोज पे रखूँगा, क्योंकि मुझे चार्ट में ऊपर में कैंडल के साथ साथ देखने में दिक्कत आएंगी, इसलिए मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले रहा हूँ। हालांकि ये दोनों चीज़ सेम ही है, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, तो इसको ओके कर लेते हैं। और ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं, यही 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो शो हो रही है, और मैंने इसको प्लॉट कर लिया। इसके बाद आपको करना ये है कि टाइम फ्रेम मैंने लिया है 4 आवर का, और करेंसी पेयर मैं बताना भूल गया था, USD कैड का लिया है, फॉरेक्स का करेंसी पेयर है। सबसे पहले तो ओवर सोल्ड लेवल जो होती है वो 30 की होती है, ये काफ़ी लोग जानते भी हैं। तो हमें ये करना होता है, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि 30 के लेवल पे जब RSI हो रही होती है तो इस समय बाई करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अगर RSI 30 के लेवल पे आई है तो यहाँ से कम इसको 50-60 के लेवल पे जाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे 60 से 70 की बीच जाना पड़ेगा, तभी इसको एक अच्छा बल मिलेगा और एक अच्छा ताकत मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई एक बहुत ही ज़्यादा चोट खाया हुआ इंसान है, अगर किसी वजह से वो बीमार है और उसको बहुत ही ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, तो उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा। इसलिए यहाँ पे मैं कोई डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करवा रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मार खाया हुआ होता है मार्केट। तो इसको ऊपर जाने के लिए कम से कम 60 to 70 के बीच सबसे पहले जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 पे RSI आया था, इसके बाद ये 50 के ऊपर नहीं गया है। फिर से इसने क्या किया है कि 26 का एक नया लो बनाया है, ये भी एक लो ही है जो आप RSI में देख पा रहे हैं। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये एक लाइन चार्ट है, अगर आप इसको भी लाइन चार्ट में लेंगे तो ये भी RSI के जैसा ही प्लॉट होगा, और इसमें एक लेवल मिल जाती हैं आपको जिसके अंदर ही ये घूमता रहता है। और चार्ट में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है या स्क्रॉल अप करना पड़ता है। तो यहाँ पे RSI 26 का नया लो बनाया, इससे पहले जो लो बना था 29 का बना था, लेकिन अगर ये 29 या 30 का लो बनाया था तो इसको यहाँ से ऊपर की तरफ जाना था। जैसा कि एक भ्रम है लोगों का कि 30 में जब RSI आ रही होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि 30 के बाद RSI 70 में जाने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं ये 29 से 70 तक नहीं गया है, बल्कि यहीं पे घूम रहा है। तो इसका क्या कंक्लूज़न निकल के आता है, इसमें आपको ये देखना है कि 60 से 70 के बीच RSI कब जाता है, जब 30 पे है। तो अभी आप देख सकते हैं ये 30 पे है, अब 60 to 70 जब जाएगा तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले चलेंगे चार्ट में पीछे और देखेंगे कि RSI 30 to 60 कब गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSI, अच्छा इसमें एक बात और है कि 70 से चल के RSI 30 तक आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 70 से चल के ये 30 पे आया तो है, लेकिन ये फिर भी 60 के ऊपर नहीं गया, मतलब कि इसको ठीक तरह से इलाज नहीं मिला, और ये जो मार खाया हुआ था और भी इसको मार मिलती गई, बहुत ज़्यादा मार मिली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया लो बनाया इसने 21 का, जो कि यहाँ पे एक लो बना था 29 और 30 के बीच का। फिर इसके बाद इस हिसाब से, क्योंकि ये ओवर सोल्ड लेवल है जैसा कि लोग समझते हैं, तो इसके बाद इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जा पाया। तो मैं इतना ज़्यादा बकवास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बारीकी से नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए यही स्ट्रेटजी नुकसान का कारण बन सकती है। तो मैंने ऐसा कहा है कि 70 से 30 के बीच जब RSI जा रही होती है तो इस बीच में कोई भी कॉल नहीं लेना है, बल्कि 30 आने के बाद RSI को आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मार खा चुका है। तो फिर इसको ऊपर जाने के लिए कम से कम 60 to 70 जाना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये 60 to 70 जाएगा तब हम ये कह सकते हैं कि अब मार्केट बुल पोजीशन में आ चुकी है और अब शायद यहाँ से एक लंबा रन करेगा। मैं बात कर रहा हूँ लंबे रन की, छोटे मोटे ट्रेडिंग की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। किसी भी ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो आप या शेयर ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, तो आप खुद की एनालिसिस के ऊपर पहले इसको रिसर्च कर लें, इसके बाद कोई भी काम करें।
तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि 30 में आने के बाद पहली बार एक जंप लिया है इसने 63 का, ठीक है, और 63 पे जाने देना है बड़े आराम से, कोई एक्शन नहीं लेना है। 63 पे जब ये चला जाता है, मेरे कहने का मतलब साफ है कि RSI 50 नहीं बल्कि 60 to 70 के बीच जाना चाहिए जब ये 30 पे आ चुका है। तो अब ये जब ये चला जाता है 60 to 70 के बीच, इसके बाद आपको यहाँ पे एक Alt प्लस दबा के Alt प्लस V दबा के एक वर्टिकल लाइन लेनी है, और टाइम फ्रेम मैंने लिया है 4 आवर का, आपको भी इसी हिसाब से लेना है। अच्छा, कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा टाइम फ्रेम लेना है, इसके लिए ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको शेयर कर दूंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा टाइम फ्रेम लेना है, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत मायने रखता है। अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आपका ट्रेड सही नहीं लगेगा। तो अभी मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम लिया था, और सबसे पहले मैंने क्या देखा, इतना ज़्यादा बकवास करके अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए हों तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको फिर समझ में नहीं आने वाला है मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ। तो वर्टिकल लाइन मैंने ले लिया है, इसके बाद इसी वर्टिकल लाइन को हम चलेंगे 1 आवर में सर्च करेंगे, लेकिन उससे पहले टाइम देख लेते हैं। 9 जनवरी 2020 19:30 का ये टाइमिंग है। तो 9 जनवरी 2020 यहाँ पे टाइप करेंगे, गो टू में जाके ये टाइप किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको सर्च कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं 9 जनवरी को 19:30 पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब करना ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब जब मार्केट आती है तो यहाँ पे आप अपना बाई पोजीशन डाल सकते हैं, और जब भी मार्केट पहली बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब आ रही होती है और एक रिवर्सल पैटर्न बना रही होती है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से रख लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन रखने के बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके बाद RSI इसी 1 आवर में, अब आपको रिटर्न 4 आवर में नहीं जाना है, इसी 1 आवर में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैंने पहले ही रिवर्सल के बाद लिया है, ठीक से समझिएगा। जैसे मैंने 4 आवर का चार्ट पहले लिया था, इसके बाद मैंने वर्टिकल लाइन लिया, वर्टिकल लाइन लेने के बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जब पहली रिवर्सल हुई, पहली कैंडल बनी रिवर्सल वाली, इसके बाद इसके नीचे का मैंने स्टॉप लॉस लिया है, और फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने रख दिया है याद के लिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस इसको याद रखने के लिए है। और ये जो प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है 1.30311 का, यही प्राइस है आपका। इसको पार करेगा तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो अगर इसको पार करने की कोशिश करता है या क्रॉस कर देता है तो आपको मैन्युअली स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे रखना है, या फिर आप मैन्युअली क्लोज भी कर सकते हैं या आप लगा के भी रख सकते हैं। अगर आप स्क्रीन के सामने रहते हैं तो आप अपने हिसाब से उस समय क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अच्छा रहेगा बोलूँगा कि आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं रहता है कि कब वो नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है मैं जो बता रहा हूँ इसी के हिसाब से चलना है। आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ना है। इसके बाद जब ये 70 के करीब चली जाती है इसी 1 आवर में, अब आपको वापस 4 आवर में नहीं जाना है, 1 आवर में ही ये जब 70 के करीब जा रही है तो आपको यहाँ पे पोजीशन अपना क्लोज कर देना है। और फिर आपको ये करीब करीब फिर से आप दे, और ये 50 के करीब फिर से आ चुकी है। यहाँ पे भी आप अगेन इसको बाई कर सकते हैं। अब ये कब तक चलेगा, अब क्योंकि आपका RSI का जो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था ये भी चेंज हो चुका है, काफ़ी दूर चला गया है। तो अब आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो RSI भी अपना मूवमेंट नीचे चेंज कर रहा है और एक लाइन चार्ट के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि RSI के जो नीचे के लो हैं इस पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन रख लेनी है, और जब तक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ब्रेक नहीं हो जाता है आप ट्रेड कर सकते हैं जितना चाहे उतना। तो अब जाकर के आपको ये देखना है कि RSI का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे ब्रेक हुआ है और ऑलरेडी ये यहाँ पे वीक हो चुका था। तो हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना,
इससे पहले हमें अपना ट्रेड क्लोज करना होता है। जब ये टच कर रहा होता है तो इससे पहले अपना ट्रेड क्लोज कर देना है, इसके बाद हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कब कहाँ पे लिया है, ये चीज़ आप यहाँ पे खुद से समझ लीजिए। और वीडियो को अगर आपने ठीक से नहीं देखा है तो फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि एक बार में समझ में आने वाली स्ट्रेटजी नहीं है। और मैंने 4 आवर पहले लिया था, इसके बाद मैंने 1 आवर लिया है। आप कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा टाइम फ्रेम लेंगे, इस चीज़ के लिए ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मैसेज करेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। तो ऑलरेडी मैंने 4 आवर लिया था, इसीलिए 1 आवर लिया है। अगर आप 1 डे लेंगे तो फिर आपको बाद में 4 आवर लेना पड़ेगा। तो कैसी लगी ये स्ट्रेटजी? अगर अच्छी नहीं है और आपको इससे लॉस होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं नए वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।